आदाब। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ में आपका इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं मोनी सनवारा। तेलंगाना में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 119 सीटों वाले राज्य में सत्ताधारी बीआरएस ने 115 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 सीटें यानी कि गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ गोशामहल, नामपल्ली, नरसापुर, जनगांव सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। इस बार कांग्रेस पहले से काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऊपर से दावा है कि तेलंगाना राज्य को अलग स्टेट का दर्जा दिलाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। इस पर भी होगी चर्चा। जबकि भाजपा जो है वो किशन रेड्डी के नेतृत्व में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इस पर भी होगी। बीएसपी का क्या रोल होने वाला है, उसके अलावा एआईएमआईएम का क्या रोल होने वाला है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। और आज की इस बेबाक चर्चा के लिए हमारे साथ बेबाक मुंसिफ के सेट पर मौजूद हैं कांग्रेस लीडर इरफान कादरी हमारे साथ हैं। आपका इस्तकबाल है इरफान साहब। और हमारे साथ है बीएसपी से हमारे साथ में अबरार हुसैन साहब मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और बीआरएस से हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूरुद्दीन यूसुफ साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। बीजेपी से जल्दी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, हनीफ अली साहब। और बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी होता है और बीएसपी के लिए भी होता है। लेकिन मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा इरफान साहब। इस बार जो है आपके ऊपर कई इल्ज़ाम भी हैं, खासकर इल्ज़ाम आपके ऊपर ये हैं कि आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह से परेशान है, ऐसा कहा जाता है। और जो बीआरएस है, जो भाजपा है, वो लगातार आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरी पार्टी के नेता को बुलाया और सीधा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। किस तरह से इन मुद्दों से गुजरेंगे? तेलंगाना इलेक्शन को लेकर आपसे क्या उम्मीद की जाए? देखिए, आज जो है अगर दूसरी पार्टी से कोई ज्वाइन करता है जी, तो इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई समझ नहीं आ रहा। और रेवंत रेड्डी जी आज नहीं ज्वाइन करे, बहुत पहले ज्वाइन करे थे जी। और आज कांग्रेस बहुत मजबूत है। और इसका रीजन ये है कि आज जो है कांग्रेस को लोग चाहकर वापस बुला रहे हैं। आज देखिए कि 2014 में जब तेलंगाना जब बना था तो जब सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना दिया था और कई कुर्बानियों के बाद तेलंगाना आया था, तो क्या सोच के तेलंगाना बना था? यही सोचे थे कि सुनहरा तेलंगाना बनेगा, तेलंगाना के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 12% रिजर्वेशन की बात इनके केसीआर साहब ने की थी। कई अनेक वादे किए थे, सुनहरा तेलंगाना का सुनहरा ख्वाब देखा था यूथ ने। लेकिन आज आप देखिए आज तेलंगाना किस दौर से गुजर रहा है। आज तेलंगाना की आवाम बखूबी जानती है कि केसीआर को वोट देकर 2 मरतबा सीएम बनाकर बहुत बड़ी गलती हुई। आज जो लोग कांग्रेस के जो पुराने जो वक्त है बोलते हैं ना, जैसा सुनहरा दौर, गोल्डन दौर, जो उस दौर को जो है आज लोग याद कर रहे हैं। इसलिए 2023 के इस इलेक्शन में कांग्रेस को आप मजबूत पाएंगे और कांग्रेस इख्तियार में वापस लौट के आएगी। अब मैं बस 2-4 बातें कहना चाहूंगा कि जैसे कि तेलंगाना जब बना था तो उस वक्त जो है 65,000 करोड़ का जो है तेलंगाना पे खर्च था। आज केसीआर के दौरे इख्तियार में 5,000 करोड़ के ऊपर खर्चा चला गया। ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। देखिए आज उर्दू को लगभग खत्म कर दिया गया। रोजगार 2 लाख नौकरियां देने की बात की गई थी, आज कितने % नौकरियां दिए देख लीजिए आप। आरटीसी के एम्प्लॉइज आप देखिए हड़ताल पे आ गए थे, उनको परमिट करने की बात की गई थी। आज 2014 से अब तक नए लोग ज्वाइन नहीं कर सके। 43,000 जो है ना अब तक सिर्फ इसमें एम्प्लॉयमेंट है और लगभग ये साल के एंडिंग तक 10,000 लोग रिटायर्ड होंगे। तो आरटीसी को उन्होंने खत्म कर दिया। बेरोजगारी सर पर चढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे बढ़ी हुई है, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट केसीआर गवर्नमेंट कम नहीं कर रही है। तो कई चीजें हैं जिसके ऊपर जो है तेलंगाना की सरकार से, केसीआर से नाराज होकर लोग बैठे हुए एक अच्छे नेता की तैयारी में थे। तो आज रेवंत रेड्डी जी जो है उनको एक बड़ा उनके ऊपर बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो यही वजह है कि तेलंगाना के अंदर 2023 के इख्तिताम के आखिरी में जो है इंशाल्लाह सरकार में कांग्रेस दोबारा वापस आएगी। बीएसपी से मेरा सवाल है, हमारे अबरार हुसैन आजाद साहब हमारे साथ हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अबरार हुसैन साहब, इस बार जो है अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले हैं कि बीएसपी किसके साथ जाने वाली है या अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है। अगर अकेले लड़ेगी तो कौन सा वोट बैंक के आधार पर आप कर रहे हैं? क्योंकि केसीआर साहब कहते हैं कि मेरे जो मैंने दलितों के लिए और जो मैंने SC ST OBC के लिए काम किया है उसके बलबूते मुझे वोट मिलने वाला है। तो आप फिर किस तरह से करने वाले हैं?
सबसे पहले मैं बेबाक मुंसिफ का मशहूर हूँ जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपने इस मंच पर बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया जी। उमूमन देखने में ये आता है रियासत तेलंगाना में एक आईपीएस जो अपने 6.5 साल मियाद को रिजाइन कर करके सियासी जिंदगी में ख़त्म रखने के बाद में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको कहीं पे उनको नहीं बताता। ऐसे दौर में मुंसिफ की जानिब से बहुजन समाज पार्टी को मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ जी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साबिक से यहाँ पे मौजूद रही। इसमें एक नई जान, इसमें एक नई ताकत डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार साहब के इस पार्टी में शामिल होने से इस पार्टी को जो है ना एक नया प्लेटफॉर्म मिला और इस वक्त में इसकी ये ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है कि साबिक में कांग्रेस से और मौजूदा टीआरएस के दोनों दौर का अवाम ने तजुर्बा हासिल किया और यहाँ पे जिस तरह बीजेपी को केसीआर साहब एक सेकंड पार्टी के तौर पे उभारने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही कर्नाटक के नतायज आए तो उनको लगा कि कांग्रेस का विखार बढ़ रहा है तेलंगाना में, तो लिहाजा बीजेपी और टीआरएस मुफाहमत में आ गए, जिसका एक फ़ायदा ये हुआ कि कल्वाकुंटा कविता जेल जाने से बची और यहाँ पे बंडी संजय जैसा एक बीजेपी की जो चेहरा है, नफरत फैलाना, आग उगलना, मुतनाज़ बयान देना, मस्जिद खोदो, अगर शिवम निकले तो आप ले लो, इस तरह की बातें करने वाले सदर प्रदेश के सदर को हटा दिया गया, किशन रेड्डी को इसका प्रदेश का सदर बनाया गया। यानी कि ये एक सॉफ्ट टाइप है जो हिडन टाइप है। ये पूरा मकसद ये रहा केसीआर साहब का कि चलिए इसी बहाने से हम आपको स्टेट में आप हमारा सपोर्ट करिए, हम जैसा साबिक में आपके लिए सेंट्रल के लिए ग्राउंड बनाए थे, यहाँ पे एमपी के लिए ग्राउंड बनाए थे, फिर से ये सिलसिला हम करते रहेंगे। उसी इस दरमियान में अवाम जो है ना तमाम चीज़ों पे नज़र रखी हुई है। बहुजन समाज पार्टी को दलितों से जोड़ना ये एक बहुत बड़ा जो है ना साजिश का एक हिस्सा है। अगर कोई जमात का सदर, अगर ये कांग्रेस का अगर सदर रेवंत रेड्डी है, रेड्डी जमात है, तो क्यों कांग्रेस को रेड्डी जमात क्यों नहीं कहलाता? क्यों अगरचे एक जमात का जगह केसीआर, क्यों उसको जो है ना उसकी ज़ात से नहीं जोड़ा जाता? क्यों एक दलित के सदर होने पर उस जमात को दलित से जोड़ा जाता है? बेशक दलितों की आवाज़ नहीं थी, दलित एक दबे कुचले थे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कांशीराम जी ने एक प्रयास किया है, कोशिश की और उसका जो नतीजा है कि वो एक आवाज़, उनका सबसे पहला सवाल था जो बीसी है, जिनको जो है ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है और मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, बीसी के लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, मंडल कमीशन कायम करो, उन्होंने इसका नारा लगाया। तो उसी वक्त में अडवाणी जी ने कमंडल यात्रा कायम करते हुए राम जन्मभूमि का सिलसिला शुरू किया और मंडल यात्रा को खत्म किया और आपके काशीरामी की कोशिश की वजह से बीसी को 27% रिजर्वेशन मिला, लेकिन वो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला जैसा एससी को, एसटी को और जो है ना हासिल है, ऐसा बीसी को नहीं है, मुसलमानों को नहीं है। तो आज बहुजन के माने एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी जब मुकम्मल तौर पे मिलते हैं और वो आला जात में मौजूद औरतें जिनको आला जात वाले बराबर का मुकाम नहीं देते, उन तमाम को जोड़ने के बाद ही बहुजन बनता है और ये बहुजन का साथ बीएसपी को हासिल है। चलिए ठीक है, ज़हूरुद्दीन यूसुफी साहब, बड़ा सवाल आपसे। पहले तो उन्होंने आप ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो टाई अप किया है बीजेपी के साथ उन्होंने, उसी वजह से कविता को जो है इतनी ईडी से छूट मिली हुई है। दूसरा मामला कि केसीआर को जब इतना काम किया है तेलंगाना में और सुनहरा तेलंगाना की बात वो करते हैं, 2 सीटों से लड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या डर है कहीं हारने का? नहीं, खतरे डर नहीं है। ये बताना चाहते हैं केसीआर कि जिस तरीके से ये अपोजिशन वाले ये कह रहे थे कि केसीआर गजवेल से हार जाएंगे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक नहीं 2 जगह से आवाम इनको मुंतखब करके जरूर लाएगी और भारी मेजॉरिटी से ये कामारेड्डी और गजवेल से जरूर आएंगे। आप देखेंगे मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ऐसा ही होने वाला है, इसलिए कि आवाम आज के ज़माने में बाशऊर हैं, बाशऊर आवाम और तेलंगाना की तरक्की जानते हैं। क्या तेलंगाना की तरक्की हुई है इन 9.5 साल में, ये आवाम जानते हैं और इसका फैसला इंशाअल्लाह ताला वोट के जरिए से फौरी तौर पर कामारेड्डी में मजबूत चुनौती मिलने वाली है आपको शब्बीर अली के तौर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अवाम मेरे सीनियर लीडर जनाब ज़हूरुद्दीन यूसुफी साहब का मैं जो है ना इस्तेक़बाल भी करता हूँ और इनके ये अल्फाज पे कि 2 जगहों से इसलिए लड़ा जा रहा है कि अपोजिशन बोल रही है, देखिए जब तक खदशा नहीं हो डरने का, जब तक खदशा न हो हारने का, तब तक देखिए 14 में क्यों नहीं, 14 में क्यों नहीं, बात मुकम्मल करने देते हैं, 23 में क्यों,
माजी में इंदिरा गांधी भी 2 जगह से लड़ चुकी हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी लड़ चुके हैं, बावजूद इसके कि ये प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी 2 जगह से लड़े, वो 2 जगग से लड़ चुके हैं। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि वो एक्चुअली जो है, आप जैसे कि देखिए 2000 जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब 6 MLC हुआ करते थे और 2 राज्यसभा मुसलमान हुआ करते थे। आज इनकी जमात धीरे धीरे मुसलमानों को की क़यादत असेंबली और काउंसिल के अंदर और राज्यसभा में तेलंगाना के जरिए खत्म करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। आज गजवेल के अंदर जब वो अगर आप जीतते थे, आपने खुद कहा कि गजवेल के अंदर वो भारी मेजोरिटी से जीतेंगे, तो कामारेड्डी से ठहरने का मकसद क्या है कि उनकी ये सोच है कि मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है उसे खत्म करने की कोशिश करें। जो 4% रिजर्वेशन दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल था शब्बीर साहब का। मैं आ रहा हूं, तो शब्बीर साहब को शब्बीर साहब की जो है ना हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कामारेड्डी की आवाम बाखूबी जानती है शब्बीर साहब लगातार पिछले 5 साल से लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम दे रहे हैं। और चाहे केसीआर या केटीआर आओ या हरीश राव हो, जो भी हो, कांग्रेस और शब्बीर साहब हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और उनको बहुत उनकी जमानत भी जब होगी इंशाल्लाह, जमानत जब होगी इंशाल्लाह। उनकी 4 से 5 मरतबा हार चुके हैं कामारेड्डी से, 2 मरतबा जीत चुके हैं। तो माजी में इन्होंने कई बार हारा है, कोई ऐसी तारीख इनकी नहीं है कि हमेशा जीत के आए हैं। तो इस बार तो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाह रहे हैं। 115 नहीं है, लोगों की सोच है ये। 115 सीटों का ऐलान किया, सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवार जी, इसमें से 2 डमी है। नहीं, अभी कुछ 2 डमी है, 2 डमी है। बहादुरपुर और चारमीनार से जो सीट दे रहे हैं वो दोनों डमी है। उनको आमिर को नुमाइंदगी के लिए दे रहे हैं, आमिर शकील को एक ही नुमाइंदगी में है। और दूसरी चीज MLC कितने थे आज देखिए, 2 MLC परसों उनका वक्त खत्म हो गया। जो दोनों को दिए हैं वो तो फिर SC ST वालों को निकाल के दिए। ठीक है, जिसको भी देना है रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन माइनॉरिटी की बात करने वाले 12% रिजर्वेशन देने वाले खुद उनकी सीट के पास जो है मुसलमान की तादाद नहीं है। मुसलमान नेताओं को क्यों नहीं दे रहे, आप बताइए। जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत मुसलमानों को इंशाअल्लाह ताला MLC मिलने वाली है। तो MLC मिलने वाली है। और अभी भी कुछ हल्के ऐसे बाकी हैं जिनका नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, मुमकिन है कि उसमें कुछ 1-2 इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को मिलने की 115 में सिर्फ 3, अब 4 सीटें बची ले दे के। उन 4 में से अगर 2 भी मिल जाती हैं तो भी जो परसेंटेज की बात होती है, जितना मुसलमान यहाँ पे 14 से 15% के करीब है तेलंगाना में, लेकिन उसकी क़यादत उस तरह की नहीं है। नहीं, क़यादत उस तरह की नहीं। माहौल कुछ इस तरीके से बनाया गया है पूरे मुल्क में, हाँ, कि उस माहौल को देखते हुए काम जो केसीआर के मुसलमानों के साथ है उस तरफ तवज्जो दीजिए आप। बंगारू तेलंगाना जो कहा गया है, सुनहरा तेलंगाना, वाकई सुनहरा तेलंगाना बन रहा है, कामयाबी हुई है। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कविता को जो है बीजेपी की साठगांठ के साथ आपने बचा लिया, तो कहीं ये इसका ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन पे जो इल्जाम बताइए यूसुफ जाहिद साहब से, नहीं, ज़हुरुद्दीन यूसुफ साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या मैं आपके साथ तहरीक में शामिल रहा, मेरा खुद साबिक़ा 18 साल का वक्त TRS पार्टी में गुजरा है। मैं आपसे एक याददाश्त के तौर पर सवाल करना चाहूँगा, क्या एजुकेशन के दौर में केसीआर साहब का ये वादा नहीं था कि मैं 12 से 15 MLA सीट दूंगा, 4 से 5 जो है ना मिनिस्टर को मैं बनाऊंगा? क्या अब 12 से 15 सीट दिए गए कभी किसी एक मौके पे? जिस वक्त में 2009 में महमूद अली साहब को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया और वो जो कैंडिडेट थे, मैं उनका प्रपोज कैंडिडेट था, लेकिन उस वक्त में भी पहली बार में उनको नहीं दिया। जब तेलंगाना भवन में तोड़फोड़ हुई, एक कैंडिडेट जो B फार्म लेकर आया था TRS भवन में, उसको जब मार के उसके कपड़े फाटे गए, उसके बाद तमाशा होने के बाद में ये ऐलान हुआ। और रही बात, मैं सब ज़हीर साहब से सवाल करूंगा, मुसलमानों को मौका दिया जाएगा, क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए था? आज मुनसिफ का ये प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वो आवाम के सामने ज़हूर होंगे, ज़हूरुद्दीन यूसुफ साहब ज़हूर होंगे। अदरवाइज ऐसे कई नुमाइंदे हैं जो सीनियर नुमाइंदे हैं TRS पार्टी में, BRS में रह गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ गुमनाम हो गए, कुछ खामोश हो गए। जी हाँ, ये जो मौका नहीं मिला है उसके ताल्लुक से मैं वजाहत करता चलूँ, वो ये है कि हम जिस तरीके से ज्वाइन हुए थे TRS, उस ज़माने में जो TRS थी उसमें ज्वाइन हुए थे, वो ये था कि हमको तेलंगाना हासिल करना एक मकसद था असल। तो मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। अब उसके बाद रहा कि इख्तिदार, सभी को इख्तिदार नहीं मिल सकता, इख्तिदार चंद लोगों को मिलता है। हाँ, बाकी के लोग इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, इख्तिदार अगर नहीं भी मिलता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तेलंगाना हार चुका है,
तरक्की हो रही है, इंशाल्लाह तरक्की होगी आवाम की, तो वही हमारे लिए काफी है। अगर आपके विधायकों ने इतना ही काम किया है, केसीआर ने इतना काम किया है, तो सवाल तो उठने लाजमी हो गए ना। 7 विधायकों के आपने टिकट काट दिए हैं, जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिले हैं 7 लोगों को, प्लस केसीआर को 2 सीटों से लड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं आप पे। नहीं, केसीआर को 2 सीटों की मिल रही, तो इतना बड़ा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि 2 सीटों से, मैं जैसे अभी आप सर्च कर चुका कि इस माजी में भी ऐसे बड़े बड़े लीडर्स 2-2 जगह से लड़ चुके हैं, 2-2 जगह से कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। अगर केसीआर करते हैं तो केसीआर अपनी खुवत बताना चाह रहे हैं, हाँ, कि एक नहीं हम 2 जगह से भी भारी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीत के आएंगे। लेकिन सिर्फ 3 मुसलमान उम्मीदवार और दावा माइनॉरिटी के सबसे बड़े समर्थक होने का, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो बता दीजिए। अगर दावेदारी में मुसलमानों को, आरएसएस की दूसरी शक्ल है, वो बीजेपी के साथ, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कई जगह पे अपने इस तरह के चेहरे को धीरे धीरे करके नमूदार कर दिया, जो हम खुद एक वक्त गुजारने के बाद हम पीछे चलता चलूं, तजुर्बा करने के बाद पीछे चलता चलूं, पे पहुंचे हैं। बीएसपी जो है, हकीकत में बीएसपी जो है आज तक जो करते आ रही है, मायावती ये बीजेपी की टीम है, मायावती बीजेपी की टीम है। तेलंगाना अलहदा हुआ था तो जमीन के टुकड़े करने के लिए नहीं हुआ था, मुद्दों की बुनियाद पे हुआ था, रोजगार के लिए, पानी के लिए और हमारी तरक्की के लिए, पानी पर तमाम लोगों को, क्योंकि हमारी सियासी हिस्सेदारी हमको नहीं दे रहे, हमारी नौकरी, हमारा जॉब, हमारा पानी ये हमको नहीं मिल रहा, लिहाजा उसके लिए तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना जमीन के लिए अलग नहीं हुआ था, जमीन के लिए नहीं हुआ। इरफान कादरी की बात कर रहे हैं जी। पानी मिशन भगीरथा के तहत हर जगह पानी आसानी से दस्तयाब है और मौका भी सबको दस्तयाब है। देखिए आप मुसलमानों को जो दिया जा रहा है वो ये है कि भाई आपको शादी मुबारक दिया जा रहा है। परसों हाल में माइनॉरिटी के लिए लोन्स दिए गए और कई स्कीम, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए हर आदमी को, बाकी सबको 10-10 लाख रुपए दिए गए, वो भी देंगे, आहिस्ता देंगे। भाई फंड्स भी होना चाहिए। इरफान कादरी, मेरा सवाल आपसे है, यूसुफी साहब एक छोटी सी बात कर दूंगा, उसके बाद आपका सवाल भी लूंगा सर। अभी यूसुफ सर ने कहा कि माइनॉरिटी बंधु वर्ग जो है 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, 2,16,000 एप्लीकेशन उनके पास रखे हुए हैं और उनके पास बजट है सिर्फ और सिर्फ 1,20 लाख। नहीं, बजट में इजाफा किया जाएगा। ऐसा करेंगे 3 महीने के अंदर आपका टर्म खत्म होने वाला है। अब क्या कर देंगे आप चॉकलेट दे रहे हैं मुसलमानों को, सिर्फ चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं दे रहे। 120 करोड़ उसके बाद मुसलमानों को हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 120 लोग निकालेंगे, 5-5 लोगों को चिट्ठियां उठा के जो है आप देंगे। ये आपका तरीका है कि चिट्ठियां उठा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 5-5-10 लोगों को देंगे, कि ये तरीका आपका माइनॉरिटी दलित लोगों को देने की बात, बहुत छोटा बजट है इसके लिए। लेकिन सर माइनॉरिटी 10 लाख रुपए दलितों को देने की बात की थी। मैं यूसुफी साहब से कहूंगा कि बताइए डेटा, आपने हुजूराबाद के इलेक्शन में कहा था कि 10 लाख रुपए आप माइनॉरिटी दलित बंधु को देंगे, कितने लोगों को दिया आपने बताइए, कितने लोगों को घर अब तक मिला बताइए। आपके विधानसभा, केसीआर साहब की विधानसभा के बाजू 6,000 आपने घर बनाए, 6 लोगों को आपने घर दिया, 3 साल हो गया घर बना के। आप बता रहे थे कि नंबर 1 सीएम, नंबर 1 तेलंगाना सीएम, सेकुलर सीएम, ये सेकुलरिज्म है कि आप 12% रिजर्वेशन तो नहीं दे सके। आप आप चैलेंज कर रहे हो, आप 12% बताइए कितने लोगों को मिला, जुडिशरी पावर वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं मिला, वक्फ की अराजियत क्यों आज नाजायज कब्जा हो रही, आप बताइए कहां तक चलेगा। अरे देखो, आप कांग्रेस के दौर में भी औकाफ की सारी आपने कहा ना सरकार जुडिशरी पावर देने की बात की थी ना, क्यों नहीं दिए। लेकिन 12% कमीशन का 12% कमीशन का मामला क्या है, स्टेट के अलावा सेंटर का भी इसमें दखल होता है। हाँ, तो वो दखल की वजह से कुछ ताखीर हो रही है। अरे आप रखा हुआ है। इरफान कादरी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पे इल्जाम है टीडीपी से कांग्रेस में आए, अध्यक्ष बना दिया, कोई बड़ा नेता नहीं है कि आपके पास में कांग्रेस में। और दूसरा, बीआरएस ने अब सीटों का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस कब सीटों का ऐलान कर रही है? इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कांग्रेस भी जो है इसी महीने या तो फिर स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट वीक के अंदर कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर रही है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ नेताओं को फिर से रिपीट किया जाए, काम के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो है टिकट देती है, तो वो चल रहा है। और दूसरी बात, ये बार बार ये कहना कि ये पार्टी से वो पार्टी में आए, तो आप अगर टीआरएस में देखेंगे तो मैं बार बार ये कहूंगा, टीआरएस के अंदर, बीआरएस पार्टी के अंदर जितने मौजूदा मिनिस्टर्स है वो या तो टीडीपी से आए हैं तो कांग्रेस से आए हैं, और खुद उनके सीएम साहब जो है अगर वो देखते हैं तो वो भी कांग्रेस ही है। तो ये कांग्रेस के सीएम थे और वो उन्होंने कहा था कि पहला वादा 2014 में उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया अम्मा अगर पार्टी तेलंगाना करती है तो मैं बीआरएस पार्टी को जो है
उस वक्त की टीआरएस पार्टी को मैं जम कर दूंगा कांग्रेस के अंदर। एक से एक दोगले वादे। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से गिरगुट रंग बदलता है, केसीआर साहब उस तरीके से 10-10 मिनट को रंग बदलते हैं। पता नहीं वो रात के अंदर कौन से फैसले करते नहीं मालूम है, वो सुबह उठते ही वो भूल जाते हैं। यानी जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सीटों का ऐलान, इसलिए कि कांग्रेस का ये वतीरा रहा है हमेशा कि जो भी आपके पास एमएलए की सीट लेना चाह रहा वो अपने आप को सीएम बनाना चाह रहा, समझे आप? इसलिए आपको बता दूं, आपको बता दूं, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होता है, आप चाहे 2014 की बात, 2004 की बात ले लें, जब राज शेखर साहब और पीवी नरसिम्हा राव, पीजीआर साहब की बात चल रही थी, तो उस वक्त का भी बता दूं, कांग्रेस के जब तमाम एमएलए और हाईकमांड तय करते हैं कि सीएम कौन होता है। आपको मैं बता दूं, याददाश्त दिला दूं कि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता कि हम राजा हैं, हम ही परिवार है, हम ही जो है इस तेलंगाना के अंदर राज करेंगे, परिवार राज करेगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने सारे एमएलए को जो है ना, सारे एमएलए एक बंदे को सिलेक्ट करके बोलते हैं सीएम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनकी पार्टी के अंदर देखिए, हरीश राव के साथ नाइंसाफी, हनुमंत राव के साथ नाइंसाफी, केटीआर बनना चाहते हैं सीएम, बाप छोड़ते नहीं है सीट, बेटी रेडी है, किसी परिवार के तक है, आप छोड़ के बताइए किसी एक दूसरे बंदे को बनाइए। आपके पास जाना रेड्डी एक पुकारा करते हैं, कोमट रेड्डी एक करते हैं, यही तो डेमोक्रेसी है। हम चाहते हैं कि हम खुल के अपनी बात करते हैं। अगर हमारी पार्टी के अंदर ये है कि हर नेता खुलेआम तौर पर अपनी बात रखता है, लेकिन जुगड़बंदी हर चीज हम सब मिलकर तय करते हैं, जो भी फैसले करना है तमाम नेता मिलकर करते हैं। अबरार साहब, इस नए तेलंगाना में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं सबसे पहले ज़हरुद्दीन यूसुफी साहब के एक सवाल पे मैं जवाब दूंगा कि शादी मुबारक की जो ना स्कीम दी जा रही है और माइनॉरिटी लोन दिया जा रहा है, मैं इस बात की वजाहत करूंगा कि शादी मुबारक स्कीम सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जा रही, तमाम कौमों को कल्याणी लक्ष्मी के नाम से उसी तरह मुसलमानों को शादी मुबारक की स्कीम दी जा रही है। साबिक में अगर कांग्रेस का दौर में वो चाहे वो कम कीमत में होती थी, सामान होता था या इस तरह मुश्तरिका होता था, और उसमें आज उसकी कीमत बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है, बजट बढ़ा है। जबका बजट 30 करोड़ था, आज बजट 2 लाख करोड़ हो गया है। तो ये डिफरेंस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ मनी भी हुआ है। अब रही बात 1 लाख रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो लोन देने की बात की जा रही है, 2014 में तेलंगाना बना और हर साल का बजट सालाना साल तय होता है। 2014 में क्या किए, 2015 में क्या किए, 2016 में 1,65,000 एप्लीकेशन बुलाई गई हैं, 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 1 लाख के लिए 100% सब्सिडी स्कीम। सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को 50,000 रुपये इशू किए गए, माबाकी 1,65,000 एप्लीकेशन ज़ाय कर दी गई, रद्दी कर दी गई। 16,000 एप्लीकेशन बुलाई गई है 2 लाख के लिए, 1 लाख के लिए, जिसमें 20% सब्सिडी और 10% सब्सिडी का टर्म्स रखा गया था। हालात बदल गए, अवाम में शऊर आ गया, हमने अपनी तरफ से जमीनी सतह पे तहरीकें चलाई और हुकूमत को सवाल किया। तब हुकूमत ने देखा कि हमारा मौक़िफ़ मुसलमानों की तरफ कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि केसीआर साहब मुसलमानों को एक सूप का बॉल समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि जैसे जैसा बीजेपी उठाएंगी मुसलमान के पास कोई चारा नहीं रहेगा। कांग्रेस से तो मुंह मोड़ लिए, टीआरएस के पास आने के अलावा मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यह सोच के मुसलमानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हज के मौके पे हाजियों को विदा करने नहीं आते और भी मौकों पे मुसलमानों को कहीं नहीं बुलाते। मुसलमानों को साल में 1 मरतबा अजमेर की चादर के लिए 1 मरतबा रस्सियों में बांध के चादर पकड़ के खड़े रहने का मौका मिलता, और फिर मुसलमानों को फिर दोबारा अपनी बात करने का मौका नहीं मिलता। यह हकीकत है। जवाब ले लेते। मुसलमानों को बार-बार दावत दे के या रोड पे बुला के ऐसा कोई मजाकाखेज हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुकूमत है, हुक्मरान है, उसका तरीका होता है। उस हिसाब से जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है, और आगे इंशाअल्लाह ताला इसमें और तरक्की होगी और मामले आगे बेहतर होंगे मुसलमानों के लिए। अब आप कहते हैं शादी मुबारक का मसला कि भाई क्या दे रही, अरे भाई जो नहीं दे रहे थे देने वाला बेहतर है ना। टिमरीज स्कूल में तालिब इल्म कैसा किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से तालीम याफ्ता हो रहे हैं, कैसा लड़का आया डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार की मेहनतों की देन है। डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार 2012 में उस वक्त के किरण कुमार रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गुरुकुल स्कूल्स का सेक्रेटरी का ओहदा लिया, फिर उनको ट्राइबल वेलफेयर के जो है ना सेक्रेटरी दिए गए। 2016 में दशहरे के दिन जब केसीआर साहब बुलाए थे, उस वक्त मैं भी मौजूद था। उसी दशहरे के मौके पे
उस वक्त में उन्होंने कहा, प्रवीण कुमार साहब का केसीआर साहब ने तस्करा किया, फिर टिम्बरीज स्कूल के क़याम का जिक्र किया और टिम्बरीज स्कूल का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार IPS साबिक IPS ने बनाया और उसी के सेक्रेटरी के तौर पे बी शफीउल्लाह IFS को उसको मामले पर रखा गया। ये पूरी कारकर्दगी का सहरा डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार को जाता है। जवाब मैं सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूंगा भाई जनाब, ये BSP जो है वो BJP की एक परवरदा है, वो भी एक बी टीम जिसको कहते हैं। मायावती का ताल्लुक बीजेपी नहीं, हम पे नहीं है इल्जाम, लोग समझते हैं ऐसा। और दूसरी बात, तेलंगाना देखिए जवाब ले नहीं, देखिए आप गौर कीजिए, इसकी जड़ें दूर तक जाती हैं। अगर आप मायावती को देखेंगे, हमेशा मुसलमानों को हराने का काम यूपी में उन्होंने किया है। हम इस मसले में इस मसले को छोड़िए, नहीं उसी ग्राउंड पे बात करेंगे। तेलंगाना के ग्राउंड पे ये जो है, क्योंकि इनका ताल्लुक वहां से, इनका ताल्लुक वहां से, एक चीज। दूसरी बात, इनकी ज़हनियत यानी जिस पार्टी के ज़हनियत वैसी बने लगी। अब तीसरी बात यह है कि यहाँ पे तेलंगाना में BSP है तो अभी तिफला मकतब है। हाँ, ये अभी मामूली से हैं, हकीर हैं, इनकी कोई ज्यादा सियासत में कोई 4 महीने में NT रामा राव जो ना सियासत में कदम रखे, हुकूमत बनाए, चीफ मिनिस्टर बन के इसी रियासत में सियासत में कोई कमजोर नहीं होता, सियासत में कोई मुस्तकिल किसी का वोट बैंक नहीं होता, सियासत में मुसलमानों की बातें कर रहे हैं लोग, तो बता रहा हूँ भाई आपका भी ताल्लुक किधर से है। BSP जो है वो आज से नेशनल पार्टी तो है नहीं है, जानता हूँ हर जगह, लेकिन इन दिनों नहीं किया जा देखिए पुरानी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के जमाने में जितने फसादात हुए हैं, मुसलमानों को जितना तबाह बर्बाद किया गया, उतना किसी और वक्त में यह बात नहीं हुई है। इसका डाटा आप निकालिए। लेकिन अच्छा देखिए, आप आज आके मखौटा बदल के आ रहे हैं। अब जैसे कि कर्नाटक में जो मामले हुए, वो यकीनन बीजेपी के जुल्म की वजह से कांग्रेस जीत के आई है, उसका नमूना यहाँ पे पेश नहीं हो सकता। यहाँ पर मुसलमानों के साथ बराबर रवादारी है, मुसलमानों का ख्याल रखा जाता है, मुसलमानों की तरक्की का ख्याल रखा जाता है। कि आप इधर उधर की बातें ना करें, ये बताएं काफिला क्यों लुटा। आप बताइए कि 2014 से जो आपकी सरकार है, आप अच्छे काम आपके बताइए। मैं खुले तौर पे बताऊंगा कि जहां तक मुसलमानों की बात है, जहां मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप, ट्रिपल तलाक के मामले में पार्लियामेंट में आपने जो है ना खामोश इख्तियार कर ली, CNRC के टाइम पे आपने खामोश इख्तियार कर ली, राज्यसभा में मुसलमानों को भेजते नहीं, काउंसिल के अंदर जितने मुसलमान कैंडिडेट थे उसको ख़त्म कर दिया गया। और आपकी जो MLC है, जो महमूद अली साहब है, वो भी जब पहले फर्स्ट टर्म उनका जो गुजरा वो कांग्रेस की देन थी। तो इनके पास टोटली मुसलमानों खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि जो 2 सवाल, अब छोड़ दीजिए सब सवाल, अब 2-3 सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 लाख नौकरियां देने की बात की गई थी सालाना, कितने लोगों को नौकरियां आपकी तेलंगाना सरकार ने दिया? मुद्दा की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि 12% रिजर्वेशन के बारे में आपने तो अभी गोल्ड मेडल की बात की, लेकिन वो सच्चाई क्या है बताइए। जुडिशरी पावर वक्फ बोर्ड की अराजियत के ऊपर आपने देने की बात की थी। अब ये 3 सवाल का जवाब दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। ठीक है, देखिए अब 12% की जो बात है वो तवील होते जा रही है, इससे में कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तवील होते जा रही है। आपके सीएम साहब ये कहते हैं, आपके सीएम साहब कहते हैं कि तेलंगाना के जब असेंबली के 2018 के असेंबली के टाइम पे कि भाई सीएम साहब बताइए कि 12% रिजर्वेशन में देते बोलते हो, इनके सीएम साहब बोल रहे हैं, कह रहे बैठ जा, तेरे बाप को बोलता हूं। इनके सीएम की लैंग्वेज ये रहेगी, शर्म आना चाहिए सीएम को इसी तरीके से लैंग्वेज बोलने से। बैठ जा तेरे बाप को, तो किसके बाप को बोलेंगे आप? आज आप बताइए किसके बाप को बताएंगे? हर जगह कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। खामियां होती तो आप बताइए, आपका काम है बताना। आप ये कहेंगे तो बाप को बोलेंगे आप। 2018 में मुसलमान इनको जिता के लाए हैं, ये हमारे पास तो क्या आप ये सिला दे रहे हैं? बाप को बोलेंगे आप, किसके बाप को बोलेंगे? सिर्फ 3 सीटें, उर्दू एकेडमी का बजट अलॉट होता है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। उर्दू एकेडमी को बिल्कुल चेयरमैन है जो उर्दू का नहीं है, तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट है, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? उर्दू से ना वलीद है, देखिए उर्दू से ना वलीद है। यूसुफ साहब एक बात है, यूसुफ साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। केसीआर साहब ने कहा कि मैं तेरे बाप को बोलूंगा, क्या उसमें माफी मांगना चाहिए था नहीं चाहिए था? देखिए माफी मांगना चाहिए था, एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। हाँ, ऐसा कभी हो जाता है, ये कोताही है, ये कोताही है। माफी मांगना चाहिए था नहीं चाहिए था? ये छोटी बातें हैं, छोटी बात कैसी है भाई? चल सकते छोटी बात कैसी है? आपको अगर ये बातों को पब्लिक को आप बेइज्जत करेंगे, सवाल करने वालों को बेइज्जत करेंगे, तो आप समझ पड़ेंगे। इसे ये छोटी बात नहीं कही जा सकती। आप किसी को सरेआम इस तरह से कहेंगे और फिर आप सीएम हैं, आपके एक मुसलमान लीडर छोड़ देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था बीआरएस पार्टी को। ये देखिए, सारे मुसलमानों को अगर बुरा लगता तो 2018 में इस सीएम को, इस पार्टी को नहीं जिताता। आप तकब्बुर की बात कर रहे हैं, नजरअंदाज करना पड़ता। जहूर साहब
समझे आप छोटी छोटी बातों को उठा के हुक्मरानों के साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन 2 लाख जो रोजगार की बात की थी अब उस मुद्दे पर आ जाइए। 2 लाख रोजगार रोजगार की बातें रोजगार दिए दिल्ली से आ रही हैं, दिल्ली से चलते हुए आ रही है रोजगार की बातें। यही तो है कि बीजेपी के नेक्स्ट कदम पर अगर बीआरएस चल रही है। अगर भाजपा दिल्ली में केंद्र सरकार में कुछ वादे करती है और वो उसे नाकाम हो जाती है करने में या कामयाब हो जाती है, तो आप उसका एग्जाम्पल तेलंगाना में तो नहीं दे सकते ना। नहीं, वो वहां से आ रहा है सिलसिला। हाँ देखिए, तरक्की आप देखना है, हाँ। तेलंगाना की तरक्की देखना है तो अजला में भी जाइए आप। तरक्की का देखिए आप नहीं तरक्की का क्या है, लोगों की जिंदगी में उभार, हाँ जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता उभर आता है। लोगों की लाइफ देखिए 62 साल 63 में आप कांग्रेस सबको बर्बाद करके रखी, 2 टर्म सारे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखी। मुसलमानों के कितने कांग्रेस ने क्या बर्बाद किया, 4 अल्फाज बता दीजिए, मैं मालूंगा आपकी बात। ठीक है, काम पे बात करते हैं। 2 लाख नौकरी देने में तेलंगाना सरकार नाकाम, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें मुसलमानों को, तो मुसलमानों को सही हिस्सेदारी देने में तेलंगाना सरकार नाकाम। अगर बात करें इन सारी और सारे मुद्दों पे, तो जमीनी हकीकत पे जितने तो तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के दावे हुए थे, वो कहीं ना कहीं आप पिछड़ते जा रहे हैं। 10 साल हो गए, अब भी अगर उन मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी तो कब जाएगी? कितना फिर आपको टाइम चाहिए? सुनहरा तेलंगाना के लिए देखिए कितनी खामियां हैं, बताइए आप। अजला में चलिए, अजला में चल रही है, चलिए जिले में चलिए, जिले से शुरू करते हैं। अजला में जो मामले हैं आप देखेंगे, लहलहाते हुए खेत देखेंगे, तो लहलाते हुए बेहतरीन फसलें देखेंगे, खेत और फसल की जो बात है, 9 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने वाले राजशेखर रेड्डी साहब थे। 2009 में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने वाले राजशेखर रेड्डी, किसानों का कर्जा माफ करने वाले राजशेखर रेड्डी साहब, इनकी पार्टी। लेकिन किसानों के कर्जे माफ होने की बात फिर वही वहां पे यहाँ पे भी आगे तेलंगाना सरकार नाकाम नहीं हो जाएंगे। नाकाम सर मैं बता दूं, कब हो जाएंगे? टाइम नहीं बचा है। इंशाल्लाह हो जाएंगे। साहब मैं बताऊं, इन्होंने 1 लाख रुपए कर्जा माफ करने की बात की है। जहाँ होती है आप माफ भी कर दो, तो फिर ये सारी स्कीम आखिर में क्यों निकल के आती है? मैं एक सवाल चाहूंगा आपके जरिए मैं ज़ोरुद्दीन यूसुफ साहब से एक सवाल करना चाहूंगा, बस एक सवाल। आप जिस कौम से, जिस मजहब से आप साबिक़ा ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उसकी सियासी बसीरत या सियासी औकात को केसीआर साहब ने 10 साल में उभारा या दबाया? क्या उन्होंने कभी कोई संजीदे काबिल इंसान को चेयरमैन का ओहदा दिया या किसी को ऐसा मौका दिया कि जिसकी सियासी उफक बढ़ते बढ़ते वो चेयरमैन से एमएलए कैटेगरी तक पहुंचे, एमएलए से मिनिस्टर, एमपी तक पहुंचे? क्या आपने ऐसा किया? मुझे जवाब दीजिए। नहीं, यकीनन आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। हाँ, चूंकि ये ड्रॉबैक रहा है, ये ड्रॉबैक रहा है बराबर। जिस तरह का सवाल अबरार हुसैन साहब ने किया है वो सच है, लेकिन सियासत कुछ इस तरीके की हो चुकी है हर जगह। सारी ज़मीनी ग्राउंड वर्क आप देखेंगे, सियासत का पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क देखेंगे तो सभी जगह इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं कि किसी यानी इंटेलेक्चुअल हो, तालीम याफ्ता हो, काबिल आदमी हो, तो उसको सियासत में उभारा नहीं जा रहा है। ये मानते हैं, ये बात तय है। हर पार्टी में हो रहा है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं, नाइंसाफी नहीं बताना चाह रहे हैं। मुत्तफिक नहीं हूँ कि मुसलमानों से नहीं। बात हमारा मुद्दा मुसलमानों पे है नहीं, हम बात मुसलमानों की करना ही नहीं चाह रहे। हम तो तेलंगाना के हर उस शख्स की बात करना चाह रहे हैं जो इसमें हो। चलिए इसमें मैं आऊंगा। बेबाक मुंसिफ के सेट पर कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ प्रवक्ता बल्कि सीनियर लीडर्स हैं सभी लोग, और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं रुख करूंगा कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस से हमारे साथ हैं इरफान कादरी साहब। इरफान कादरी साहब, बड़ा सवाल आपसे यह है कि क्या तेलंगाना में आप इस बार सीएम फेस के साथ जाने वाले हैं या बिना सीएम फेस के पार्टी आगे बढ़ेगी, और आंतरिक कलह से किस तरह से निपटेगी कांग्रेस? ये आप पे बड़ा सवाल रहता है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या डेप्यूटी सीएम मुसलमान होगा? इरफान कादरी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए, तेलंगाना के अंदर और कांग्रेस पार्टी का हमेशा के साथ एक रुख रहा कि हमने पीसीसी को बनाया, रेवंत रेड्डी जी को बनाया, और उनकी क़यादत में जब कांग्रेस जो है बड़ी खूबी के साथ हर जिला के अंदर, हर जगह पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब रिजल्ट आएगा तो सीएम कौन बनेगा ये हाईकमांड तय करता है, जैसे कि आपको मालूम है। मतलब और डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं होने वाला। हाँ, डिप्टी सीएम जरूर वो भी तय, तेलंगाना हाईकमांड तय करेगा कि मुसलमानों को देना चाहिए, दलितों को भी देना चाहिए, इसके ऊपर भी बात चल रही है। तो जो भी है हाईकमांड इसके ऊपर फैसला करेगा। ओके,
तो मतलब बिना फेस के आप जाने वाले हैं, आंतरिक कलह से कैसे निपटेंगे? बार बार अभी बीआरएस भी आप पे इल्जाम लगा रही है, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ये दो चीजों का है। ये तो बीआरएस पार्टी का और जो है कुछ मीडिया का नजरिया है कि किस तरह से कांग्रेस को जो है मजबूत जो कांग्रेस जा रही है उसको कैसे कमजोर करें। तो ये अंदरूनी बातों को जो है ना आप लेके बैठे हुए। देखिए हर पार्टी के अंदर, हर परिवार के अंदर हर किसी की अपनी अपनी बात होती है, वो बात अपनी अपनी रखती है। जैसे कि अभी आप देखिए हरीश राव जी का और केसीआर जी का जो है ना अंदरूनी तौर पे बहस है। हनुमंत राव जी ने अभी परसों ने बहुत ही अल्फाज, बहुत बुरे तरीके से अल्फाज कहा कि आएंगे तो मैं कपड़े खोल के उनको जो है मारूंगा। तो ये उनकी पार्टी का मसला, हम उनको कभी मुद्दे नहीं बना रहे। तो हमारे पास जहां में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, आप देखिए अभी इंशाल्लाह प्रियंका गांधी जी अब आने वाले हैं हमारे पास, राहुल गांधी जी आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता जब आने वाले हैं, तमाम स्टेट पे पूरे सियासी लीडर्स हमारे कांग्रेस के, तेलंगाना के पूरे लोग मौजूद रहेंगे और इत्तेहाद के साथ हम जो है ना सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार? देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कितनी सीट आएंगे, लेकिन एक उम्मीद बता दूंगा कि आपको फुल मेजोरिटी के साथ जो है हमारी तेलंगाना के अंदर, इनकेस अगर आप फुल मेजोरिटी में नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या बीएसपी, नेगेटिव सोचने की जरूरत क्या है? नहीं, इनकेस अगर एक उनकेस वाली बात में जाते हैं तो क्या बीएसपी या मजलिस का सपोर्ट लेंगे? देखिए मजलिस और बीआरएस पार्टी का जो हमने पहले ही कह दिया, बीएसपी, मैं बीआरएस की बात नहीं, बीएसपी पार्टी का साथ अब तक कुछ नहीं है क्योंकि उनका भी पत्ते खोलना उनको बाकी है। हमारे साथ कुछ नहीं है, हम कॉन्फिडेंट में है। कांग्रेस जो है इस बार फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। और जहां तक एआईएमआईएम पार्टी का मसला है, एआईएमआईएम जो है कार के अंदर बैठकर वो कमल के फूल की तरफ रवाना है। पिछले 2014 से लगातार अब तक वही है, उसी खेतीबाड़ी के अंदर कमल के फूल तोड़कर जो है वो अपने फूलों में जो है बालों में सजा लेते बैठे हुए। ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम फुल मेजोरिटी के साथ 2023 के इस दिसंबर के अंदर चुनाव में जीत रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी बात फिर हम जैसे ही 2023 में दिसंबर में जब चुनाव हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तो आपको मुंसिफ टीवी का और तमाम नाजरीन को जो है मिठाई बांटते हुए, मिठाई खिलाते हुए हम कांग्रेसी नजर आएंगे। चलिए, तो वो तो मिठाई खिलाने के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनना तय है और हम मिठाई खिला देंगे। आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हाँ इंशाल्लाह ताला 100 के ऊपर जाएंगे हम। अच्छा, हाँ 100 के ऊपर जाएंगे और हुकूमत तो जाहिर है 100 के ऊपर जाएंगे। मतलब हैट्रिक लगाने के लिए हैट्रिक लगी गई है समझे। और इंशाल्लाह ताला आपको ये मिठाई खिला रहे, मैं पूरे आपके स्टाफ को बिरयानी खिलाऊंगा बेहतरीन। हम जीत के आएंगे, रिजल्ट के बाद फिर एक मुलाकात आपसे होगी बेहतरीन बिरयानी के साथ इंशाल्लाह ताला। और केसीआर किसी भी यानी नजरिए से तो कामयाब है और कामयाबी की तरफ गामजन है। हाँ, क्या इस बिरयानी का मतलब ऐसे निकाला जाए कि इस बार अगर सरकार बनती है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं, मुझे जिम्मेदारी की ऐसी फिक्र नहीं है। हम जो चाहते थे कि भाई तेलंगाना आ जाए, यहाँ पे खुशहाली आ जाए, तो खुशहाली बतदरीज। महमूद अली का क्या रोल होने वाला है इस बार? नहीं, मैं अपनी जात की खुशहाली की तरफ तवज्जो नहीं, मुसलमानों को आई है। देखिए आप महमूद अली को मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं? देखिए मुसलमानों के लिए ऐसा एक बार डेप्यूटी सीएम, इस बार होम मिनिस्ट्री, अगली बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं महमूद अली के लिए? नहीं, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। उम्मीद करना 2 खत तो मिल चुका है और मुसलमानों को एक बहुत बड़ा पोस्ट मिला है, उससे एक बड़ी मिनिस्ट्री मिली है बीआरएस में, एक बड़ी मिनिस्ट्री मिली है, इमाम ज़मीनी मिनिस्ट्री और लोकल दावतों में रिबीना काटने वाली मिनिस्ट्री। उनके महमूद अली साहब के पास 2 ही मिनिस्ट्री है। मुसलमानों की मिनिस्ट्री इतनी है, मुसलमानों की मिनिस्ट्री आपकी बीआरएस पार्टी में सिर्फ 2 ही है। एक आप जो है रिबीना बांटेंगे और ये हाथ चूमेंगे, बस वो मिनिस्ट्री है। उसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है, पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डम्मी है आपके पास सारे लोग। जब कांग्रेस का दौर था, जब शबीर अली साहब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त भी जो है ना काफी बजट दिया गया था और उनको फुल पावर दिया गया था। कांग्रेस में जो भी एक छोटा सा भी पोर्टफोलियो वाला मिनिस्टर होता है उसकी फुल काबिलियत रहती है, उसको फुल पावर दिया जाता है। इनके पास होम मिनिस्टर है, बेचारा खुद का फैसला नहीं किया जाता है। ओल्ड सिटी में एक शख्स का, एक सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर होता है, उससे पहले उन्होंने फोन करके बेचारा 2 महीने पहले बोलता, महमूद अली साहब मेरा कत्ल होने वाला है। मैं कई मरतबा डीजी कंप्लेन दिया, सीपी कंप्लेन दिया, लोकल पीएस में कंप्लेन किया, लेकिन आज तक मेरा उसका कुछ हुआ नहीं है। तो इनके मिनिस्टर साहब का जो है ना अल्फाज बड़े ठंडे तरीके से बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखेंगे। आज उसकी जान चले गई। उनके डिप्टी सीएम साहब जो है घर में बैठे बिरयानी खा रहे हैं और बिरयानी चबा रहे हैं और होट, ये बस क्या है, सीएम साहब के हाथ चूमना, रिबीन बांधना, बस उतना ही काम है, उतना ही उनका लेवल हो गया बस। देखिए वो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर देखिए मैं ये कहता हूँ अगर होम मिनिस्ट्री जैसी पावर है, होम मिनिस्ट्री अगर देखा जाए तो किसी सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तबाह है आज नहीं सरकार के अंदर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मैं कह रहा हूँ
अब इस सवाल का जवाब यह है कि अगर इस तरह से मर्डर होते हैं और उसकी जानकारी सीएम लेवल से लेके और हर अधिकारी को होती है, इसको कैसे जस्टिस करेंगे आप, कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब ये जो तेलंगाना वाला अगर देखा जाए तो तेलंगाना में हैदराबाद एक मुसलमानों के लिए बड़ा शहर माना जाता है और इस तरह से अगर इस कत्लेआम होंगे तो किसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? कैसे लॉ एंड ऑर्डर को आप बेहतर बताएंगे? नहीं, ये देखिए, ये हमारी बदनसीबी है कि कुछ दिनों से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। आप ये क्यों नहीं गौर करते कि भाई हम 9.5 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ? और 9.5 साल में क्या ऐसे वाकयात हुए थे? कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है और मैं ये बताऊंगा आपको कि इसकी जिम्मेदारी आती है। सर, आप भी मीडिया से ताल्लुक होते हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, हर साल 2014 के बाद से हर साल क्राइम ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। रेप में, मर्डर्स में, रॉबरी में, हर जगह पर इनकी पार्टी के अंदर, हाँ 2018 के बाद तो ज्यादा हो हर गया। आदमी की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पर ही नहीं होती, हमारा भी कुछ हक होता है, हमारा भी, वालिदैन का भी हक होता है, बुजुर्गों का भी हक होता है, महल्ले वालों का भी हक होता है, ये तो तमाम लोगों का यह हक होता है। ये तो वही बात हो गई, नूह में हिंसा होती है और वहां के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि जी हमारे पास इतने पुलिस वाले हैं, हम सबकी तो रक्षा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, मेरा जाती ख्याल है ये कि हमको भी कुछ अखलाकियात की तरफ बच्चों को तवज्जो देना चाहिए। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अगर कत्ल होता है और जब सीएम को इस बारे में बताया जाता है फिर क्या कहते हैं आप? यूसुफी साहब अपना दोस्ताना का हक निभा रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब को जो है ना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा पूरी आवाम में बल्कि पूरी दुनिया में उनका चेहरा नमू हो गया है। उनकी जानिब से एज ए होम मिनिस्टर लाइन ऑर्डर में वो बिल्कुल कमजोर रहे। और मेरा सवाल ये है कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदे है, कौम के लिए आपने क्या किया, आपकी क्या कारकर्दगी है, किस चीज के लिए आपको याद किया जाए? और एक मेरा आपका एक जो सवाल आपने पहले किया था उसका भी मैं जवाब दे दूंगा कि दोनों जमातों की तरफ से ये दावे की जा रहे हैं कि हम जो है ना इतने सीट लाएंगे, हकीकत इसके बरखिलाफ है। आने वाले 2023-24 में जब हुकूमत बनेगी तो हम असेंबली होगी, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं आएगी। मतलब आप मान रहे हैं कि अब इस बार जो है वो बड़ा रोल अदा करने वाले हैं? इंशाल्लाह जरूर। तो अगर चलिए बीआरएस या कांग्रेस की तरफ जाना पड़े, आप किस तरफ जाएंगे? क्या रुख रहेगा? परवीन कुमार साहब आ गए तो यही बड़ी बात होगी मेरी नजर में। परवीन कुमार साहब आएंगे, उनके साथ बहुत सारे और बड़े वाले बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह। अभी 100 दिन बाकी है, हालात सियासत में वक्त बदलने वक्त नहीं लगता। इसकी पार्टी के हालात यूपी में खराब है, अब वो तेलंगाना की बात करते हैं। मैं आजाद साहब को कहूंगा पहले आप यूपी में जहां पे आपकी पार्टी है वहां मजबूत कीजिए, बाद में तेलंगाना का ख्वाब देखिए। तेलंगाना के ख्वाब देखने वाले ऐसे तो कई पार्टियां आ रहे जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले यूपी में आपकी पार्टी को सुधारें। खुद मायावती जी आज पार्टी हारी भी है, डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार के हाथ में है। उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी तमाम लोगों के लिए आया है। वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, तमाम कौमों के लिए जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। वो पिछले 2 साल से आज उनका 275वां पदयात्रा का दौरा चल रहा है। वो घर घर, गांव गांव, बस्ती, बारिश पानी, सरमा गर्मा में वो दौड़ते हुए, घूमते हुए, मिलते हुए लोगों के मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसी वजह से लोग उनके साथ तेजी से। ज़हुरुद्दीन यूसुफ साहब, बड़ा सवाल अब आपसे ये है कि आप हैट्रिक करने जा रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल सीएम केसीआर पूरा कर चुके हैं। आवाज ये भी उठ रही है कि इस बार सीएम जो होंगे वो केसीआर नहीं होंगे, केटीआर। अगर पार्टी बीआरएस उस जादुई आंकड़े को छूती है तो केटीआर सीएम होंगे। क्या इस तरह की बातें सही हैं? मुमकिनात में है। ऐसा अगर होता है, पार्टी के जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे वो मुत्तफिका तौर पे फैसला करेंगे कि किसको सीएम बनाना चाहिए। तो केटीआर साहब क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं फिर? नहीं भाई, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, पिछले 4 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं 10 साल और खिदमत कर सकता हूँ आवाम की, और मुझे तवक्को है कि कम से कम 10 साल और बीआरएस और बड़ा खर्चा कर सकते हैं। ऐसा कहा होगा? नहीं, खर्चा तो हर दौर में 65,000 करोड़ का खर्चा था, 5 लाख करोड़ का हो गया। कर्जा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस मामले पे आया जाए तो देखिए, कर्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं उस प्रदेश का या उस देश के रहने वाले हर शख्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी बैठती है। और अगर इसको जब डिवाइड किया जाता है तो हर शख्स पे कितना कर्जा बैठ रहा है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर खर्चा नहीं, ये चलते हुए आ रहा।
ये कोई नई बात आज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तरक्की की तरफ भी ये जाइए। हाँ। देखिए तरक्की किसी के जेब से नहीं होती। ठीक है। हाँ, तरक्की की तरफ भी जाइए। रेवेन्यू में फेल है, तरक्की एडमिनिस्ट्रेशन में कितने- फेल है साहब। नहीं, नहीं, आप कितने एडमिनिस्ट्रेशन में परसेंट फेल होने के तरक्की बाद हुई है? वर्ल्ड बैंक से आप और इतना खर्चा कितना लेने काम बताइए। चल रहा? आप खर्चा मुझे कुछ बता होगा, दीजिए खर्चा यूसुफ कुछ जाएगा। साहब, आप इतने सीनियर खर्चा भी लीडर कुछ हैं, जाएगा। आप इतने सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे ज्यादा क्या बहस करूं। आप मुझे बताइए, तेलंगाना जब अलग हुआ था, जब जिस समय तेलंगाना पे 65,000 करोड़ का खर्चा था और तेलंगाना उस टाइम पे छोटा और बड़ा रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था, तो जब पैसा दुनिया के पास हमारे पास बहुत था, सही इंप्लीमेंट सही यूज नहीं करने की वजह से, सही हमारे स्कीमात सही नहीं होने की वजह से आज खजाना खाली हुआ। 5 लाख करोड़ का खर्चा हमारी जान पे आ गया। तो क्या इसको तरक्की कहते हैं आप? क्या बिल्डिंग अच्छे बनाने खर्चा करते हैं आप? मैं आपको पूरा रिकॉर्ड के साथ बता देता हूँ, नहीं है, 500 रिकॉर्ड करोड़ के है। साथ बताता हूँ, 5 लाख करोड़ है। रिकॉर्ड के साथ बताता हूँ, 5 लाख करोड़ का खर्चा है। 15 एकड़ का था वो 100 एकड़ का हो गया। कविता का अपना खुद का स्टेटमेंट है कि उसका जाती मकान नहीं था। और संतोष जो अभी एमपी है मौजूदा, उनका दोनों का जो है ना पैलेस जैसे दोनों के मकान बन गए हैं। केटीआर का भी एक विला तैयार हो रहा है, ये तरक्की हुई है। हरीश राव का सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा इल्जाम है। अगर वो इस तरह का, अगर मान लीजिए 10 साल में इस तरह की चीजें हुई हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। तो इसका मतलब जनता का विकास नहीं, खुद का विकास हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा विकास तो क्या है, कांग्रेस में भी बहुत सारे मामले देखने में आए हैं, ऐसा हुआ है। खाली केसीआर को केसीआर की फैमिली हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए जो दावे कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। हाँ। ये सभी के साथ हुआ है। हाँ। हाँ, इसके लिए कोई बेहतर बात है ये नहीं बता रहा हूं मैं। अब चूंकि आप अभी शुरुआत में हैं, हाँ, तो आप ये दावे कर सकते हैं, आप ये इल्जाम लगा सकते हैं। मैं आपको इल्जाम समझे? आप इल्जाम लगा रहे हैं। बाज़ाब्ता प्रूफ दूंगा यूसुफ साहब, बाज़ाब्ता प्रूफ दूंगा। 5 लाख करोड़ का खर्चा है तेलंगाना पे आपके टाइम पे। आप बताइए, ये है ना, ये 500 करोड़ है बोल रहे हैं। 500 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ का खर्चा है। और जब था 65,000 करोड़ था, तो इतना पैसा कहाँ गया? आपकी जमात और आप वाजे कर दीजिए कि इतना पैसा हमने ये स्ट्रक्चर के लिए लगाया। मैं देख लूंगा कि कहाँ कहाँ है। आप सीएम केसीआर तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे जो स्टेट में है वो बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए आप, उनकी पार्टी के अंदर सबसे अहम बात खा गई है। कामयाबी की जो बात है वो आप गौर कीजिए कि सबसे पहले जैसे ही टीआरएस गवर्नमेंट आई, आपके फसादात बिल्कुल खत्म हो गए। इस बात को आप गौर नहीं करते। कोई फसाद हुआ तेलंगाना में? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कांग्रेस के जमाने में यही था कि मुसलमानों की बर्बादी हुआ करती थी, फसादात हुआ करते थे। टीआरएस ने इसको बंद किया। हाँ, अब उसके बाद में करंट का जो मसला था, आप एक 10 मिनट का करंट जाता है क्या? कांग्रेस के दौर में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, स्ट्रीट लाइट्स में बाहर पढ़ना पड़ता था। हाँ, इंडस्ट्रीज फेल हो गई थी। हाँ, आज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है। हाँ, आईटी हब बना हुआ है यहाँ पे। और बाहर से 2010-11 के बाद से पानी का बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। पानी नहीं था, बारिश की कमी बहुत थी, हमारे पास सर्वाइव करने के लिए भी पानी कम था। ये तो आप शुक्र अदा कीजिए, तेलंगाना अलग होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि पानी जो है बहुत आया। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपको 1% भी नहीं कांग्रेस की नादानियों की वजह से हुआ। सबसे अहम काम केसीआर ने क्या किया? आप गाँव को जाइए, एक एक तालाब को वसी किया, बाउलियों को, कुंटों को वसी किया ताकि पानी का इखराज ना हो, पानी जमा हो जाए। स्टोर किया पानी को, वो पानी स्टोर होने की वजह से बेहतरीन फसलें हो रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि हमारी तरक्की का राज ये है कि हमारे पास ज़राअत बड़े अच्छे पैमाने पे चल रही है, कामयाबी है उसमें। हाँ, उसके साथ साथ और दूसरे तरक्कियात आपके सामने बोलना क्या, पार्टी में जय निकालिए। आपकी पार्टी का रिकॉर्ड निकालने के बाद ही मैं बता रहा हूँ, रोजगार में फेल, किसानों को कर्जा माफ करने में फेल, और आप किसानों को दलित बंधु आयोग्यश्री में आप किसानों को नहीं दे रहे, दलित बंधु आयोग्यश्री में फेल, मुसलमानों को सीट देने में फेल। अब आप देखिए कई चीजें, राशन कार्ड बंद कर दिए, ट्रिपल तलाक में मोदी साहब का साथ दिए, CNRC में मोदी साहब का साथ दिए, कई अहम बिलों पे जो है ना आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है मोदी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम चीजें सामने हैं। आप अगर कहेंगे कि कई स्कीमात पे तो जो है ना हमारे नाम, जो पुराने नाम थे उसको हटा के आपने नाम चेंज कर दिया। देखिए मैं एक सवाल, जहरुद्दीन यूसुफी साहब, अगर कांग्रेस के जमाने में यहाँ पे फसाद होते थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसकी कीमत चुकाई है। आज जो कहीं ना कहीं अक्सरियत में नहीं है तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है कांग्रेस को। आपकी पार्टी को इख्तिदार में लेके आई जनता, आपकी पार्टी को एक सीएम बनाया, 10 साल आपकी पार्टी को दिए। अगर आप 10 साल के बाद भी एक दूसरे पे इल्जाम ठोकेंगे, जैसे केंद्र में होता रहता है कि नहीं सब कुछ नेहरू ने किया है, तो आप भी यहाँ पे वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? जनाब, ये दोहराने वाली बात नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, हकीकत है ये। इसलिए कि सारी 10 साल का हिसाब 10 साल का हिसाब आप लीजिए। 10 साल के हिसाब में आप देखिए 10 साल पहले क्या हालत थी हमारे स्टेट की, आज क्या हालत है। हाँ,
कई फील्ड्स में बताऊंगा, जैसा कि मैंने ज़राअत में बताया, IT में बताया। देखिए आप, खर्चे तो होंगे और खर्चों के साथ खर्चे खत्म भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अब उसके लिए आवाम अब मौका देगी। अब शॉर्ट में मुझे जवाब दे दीजिए, उसके लिए क्या हिकमत अमली है पार्टी? नहीं, हिकमत अमली इंशाअल्लाह ताला अब ये तरक्की तरफ गामजन है। जो वक्त मिला था हमको उसमें भी तरक्की हुई है। अब आने वाले दिनों में आप आवाम को देखेंगे, आवाम बाशऊर है, तेलंगाना की आवाम, और हिंदू मुस्लिम सब मिलके यकीनन KCR को लेके आने वाले हैं और बड़ी मेजॉरिटी के साथ BRS हुकूमत यहाँ पे आएगी। लास्ट अपना कमेंट, आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं 2023 चुनाव के लिए? हम तमाम कौमों की हकीकी तरक्की, तालीम हमारा जो पहला बुनियादी मिशन रहेगा, वो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम करेंगे। रेजिडेंशियल स्कूल नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल एक छोटा सा चैप्टर है। अगर इस रियासत के जहाँ पे 60 लाख मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे 50,000 बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने से माँ बाप की जल्दी उसको उनको हम जो है तालीम से महरूम नहीं करेंगे। हम स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। हम जो है ना मेडिकल सिस्टम को, आज जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटलाइज, आज इतना अगर कोई आदमी अपनी 30-40 साल की जिंदगी की जमा पूंजी भी जो जमा करता है, वो एक दवाखाने में चले जाता है तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। तो हम जो है ना रोजगार में एम्प्लॉयमेंट का वादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वादा करते हैं। हम उनको यहाँ पे भी रोजगार देने का मौका देंगे, बैरूनी मुल्क हम उनको भिजाएंगे और वहाँ पे उनको रोजगार का मौका देंगे। बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में बस आपका आंसर चाहिए। मैं ये कहूंगा कि लास्ट जाते वक्त में इंशाल्लाह जब जैसी सरकार वापस आएगी, तो सबसे पहले जैसा बाजू रियासत में हमने काम किया था, 500 रुपए में हम सिलेंडर कर देंगे। किसानों के रिजर्वेशन 12% दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास जो पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो रहेगा वो जो पूरे काम करेंगे। और 2-3 बता दूं, किसानों के जो है खर्चे पूरे माफ किए जाएंगे। 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। विडो पेंशन जो है 5,000 रुपए किया जाएगा। और जो बेरोजगार नौजवान है उनको जो है करीब 3,000 रुपए 2 साल के तक और 1,500 रुपए डिप्लोमा करे लोगों के लिए दिया जाएगा। और जो भी स्कीमात जो बाजू से इंशाल्लाह ताला वो तमाम स्कीमात देंगे, कांग्रेस सरकार में वापस आएगी। देखिए, जैसा आपने सवाल किया कि 12% आप देंगे क्या, बोले तो आप 2% भी नहीं दे सकते। 4% हमने दिया सरकार, इस पे चर्चा जारी, इस पे चर्चा जारी रखेंगे फिर, और इस पे प्रोग्राम होने वाले हैं अभी। इन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी चर्चा जारी होगी हमारी तेलंगाना इलेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं जो तेलंगाना में इस बार चुनाव में कुछ बहुत बेहतर देखने को मिलने वाला है, कुछ मजा आने वाला है, क्योंकि पार्टी जो है वो इस बार कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, BSP बिल्कुल अलग चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ रही है, AIMM का भी साफ है कि वो BRS की तरफ ही जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव के बहुत करीब है, मुद्दे का पिटारा खुलने वाला है, साथ साथ में चुनावी वादे भी बहुत सारे होने वाले हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।